नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं एक अपडेट देना चाहूँगा। हमारा यूपीएससी का हाल ही में एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसको हम लोग सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अगर कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से यूपीएससी 2023 एंड यूपीएससी 2024 को अगर टारगेट लेकर चल रहे हो, तो इस फाउंडेशन कोर्स में होगा क्या, आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और पीएसआई और ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाएगी। वन टाइम पेमेंट ही आपको देनी है, जो कि है 14,999 रुपीज़। और ये जो अमाउंट है दोस्तों इंक्लूडिंग जीएसटी है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, आप लाइव मेरे साथ गूगल मीट पर या फिर जूम पर क्लासेस आप लिया करोगे। क्लास ख़त्म होने के विद इन एन आवर और विद इन मैक्सिमम 3 आवर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोस्तों आप जितने मर्जी टाइम एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। इस फीस स्ट्रक्चर में इन रिकॉर्डेड क्लासेस का आपको 3 साल तक एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप ए टू जेड प्रीलिम्स, मेंस और पीएसआई और ऑप्शनल की, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स, पूरा मेंस का सिलेबस, पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस और पूरा पीएसआई और ऑप्शनल का सिलेबस कवर अगर आप करना चाहते हो, तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को इस प्राइस पर अवेल कर सकते हो, जिसमें 3 साल के लिए आपके पास इन सारे लेक्चर्स का एक्सेस रहेगा। प्लस साथ में आप डेली लाइव क्लासेस के लिए आओगे। लाइव क्लासेस मिस हो जाएं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और अगर लाइव क्लासेस में अगर आते हो तब भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको विद इन 1 to 3 आवर्स क्लास ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक कोर्स और लॉन्च करा गया है, जो कि ये वाला है। अब हर किसी का तो पीएसआई और ऑप्शनल हो नहीं सकता, तो इस कोर्स में क्या है कि आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसका फ़ी अमाउंट 14,999 ना होते हुए 999 अमाउंट है इसका। यहाँ पर भी आप लाइव क्लासेस मेरे साथ लोगे गूगल मीट पर या जूम पर। इसके बाद आपको वही सेम प्रोसीजर 1 to 3 आवर्स के बीच में आपको रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे, जिनको आप 3 साल तक एक्सेस कर सकते हो आराम से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सब्जेक्ट मॉड्यूल्स स्पेसिफिक चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहते हो, आपका टारगेट है आप सिर्फ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अगर लेना चाहते हो, या फिर आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, इंडियन पॉलिटी लेना चाहते हो, हिस्ट्री लेना चाहते हो, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसमें कवर करवाई जाती है, एथिक्स लेना चाहते हो, इंटरनल सिक्योरिटी लेना चाहते हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेना चाहते हो, इंडियन ज्योग्राफी लेना चाहते हो, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आप सब्जेक्ट मॉड्यूल्स या फिर ये जो 2 फाउंडेशन कोर्स हैं जो प्रॉपर तरीके से हैं, जिसका मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताया, पूरा प्रोसीजर बताया, और ये जो अमाउंट है दोनों दोस्तों चाहे पीएसआईआर ऑप्शन को इंक्लूड करके है तो 14,999 अमाउंट, और ये 999 अमाउंट प्रीलिम्स प्लस मेन एक्सक्लूडिंग पीएसआई और ऑप्शन। ये वन टाइम पेमेंट है दोस्तों, जीएसटी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट इसके बाद आपसे नहीं ली जाएगी। सारी की सारी जो बुक्स होती हैं, जो मटेरियल होता है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये है नंबर 9625297706। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है ये trueies1995@gmail.com। तो आप इस पर मेरे को मेल भी भेज सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर कॉल ना लगे या किसी वजह से मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हो एनरोल करने के लिए और अपनी सीट को रजिस्टर करवाने के लिए। ये वाला जो कोर्स है हम लोग सितंबर एंड से या मैक्सिमम अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा अपडेट था। अब चलिए हम लोग यूपीएससी के पेपर की एनालिसिस देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, यूपीएससी के मेंस का जो पेपर चल रहे हैं तो हम उनको एक बारी एनालाइज करते हैं कि ये जो मेंस जो हो रहा है 2022,
तो इसमें पेपर किस तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ऐसे का जो पेपर है उसका नेचर क्या रहा। साइड में मैं हर एक चीज़ के बाद, जैसे अभी हम ऐसे का पेपर देखने इसके बाद हम जीएस का पेपर देखेंगे, मैं डेप्थ एनालिसिस कोई विजन की तरह एक एक क्वेश्चन कहाँ से निकला क्या निकला, मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि इससे कोई भी आइडिया नहीं लग सकता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से निकला है। तो अगले साल मैं वो वाली बुक को पढ़ जाऊँ तो मेरा हो जाएगा। मेरा एक चीज़ मानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लक्ष्मीकांत या कहीं से भी अगर मुझे पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ आता है, तो इसका क्वेश्चन यूपीएससी चाहे मेरे लिए विकीपीडिया से उठा ले, चाहे लक्ष्मीकांत से उठा ले, चाहे 10 साल पुराना साल इंदिरा गांधी के किसी 50 साल पुराने किसी इंदिरा गांधी के ज़माने से उठा ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्योंकि पार्लियामेंट का ABCD Z तक मैं सब कुछ जानता हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यूपीएससी कोई क्वेश्चन कहाँ से उठाए। यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछ ले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेटजी ये काम आती है किसी भी पर्सन अगर कैसे भी करके अपने नोट्स को पूरे साल कंपाइल कर कर चलता है, जो कि मैं कशिश को समझाता रहता हूँ, और कशिश ये वाला काम और अंकिता बहुत बखूबी तरीके से दोनों करते हैं। मेरे वर्ड टू वर्ड को नोट डाउन करना, मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे थ्रू यूपीएससी निकलता है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जहाँ से भी आप पढ़ते हो उसको वर्ड टू वर्ड नोट डाउन करना। जैसे 6 क्लास से अगर मैं हड़प्पा पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं 6 क्लास की तमिलनाडु पे जब जा रहा हूँ, फिर मैं 9th क्लास की जब तमिलनाडु पे जा रहा हूँ, मैं 12वीं क्लास की फिर जब एनसीईआरटी पे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं 11वीं क्लास की जब मैं तमिलनाडु पे जा रहा हूँ, फिर मैं पूनम दलाल दहिया पे जब मैं जा रहा हूँ, और फिर मैं जब ऑक्सफोर्ड पे जब मैं जा रहा हूँ। इसको कभी भी पर्सन को एक साथ लेकर नहीं बैठना होता कि मैं आज बिस्तर पे अपनी सारी किताबें फैलाकर बैठूंगा या बैठूंगी और मैं एक ही बार में हड़प्पा के नोट्स और उसकी रीडिंग और A to Z कंप्लीट कर लूँगा। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो थक जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड इतने सारे सोर्सेज को देखकर डर जाता है। वक्त जैसे जैसे बीतता चलता है, टॉपिक जैसे जैसे रिफ्रेश होते होते स्विच करते चलते हैं। 4 महीने बाद आपने 6 से 9 तक का हड़प्पा देख लिया एनसीईआरटी से, फिर आप जब तमिलनाडु एनसीईआरटी और इन सब पे आ रहे हो, तो इन साइड में मार्जिन्स बना बनाकर या फिर साइड में पेज लगा लगा कर आप ऐड कर सकते हो। बस ये होता है, एक बार आपके पास नोट्स रेडी हो गए, बस आपके पास यही वाला जो कॉन्फिडेंस में आपकी बात कर रहा था जो पार्लियामेंट के एग्जाम्पल से, यूपीएससी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको अपने नोट्स पर कॉन्फिडेंस रहेगा। यानी कि नोट मेकिंग को मैं यहाँ पर एम्फसाइज नहीं कर रहा। मैं पर्सनली खुद बताऊँ, अभी आप लोग उस प्रो लेवल पे नहीं हो जितने भी फाउंडेशन कोर्स के जो बच्चे अभी मेरे साथ लाइव बैठे हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे मैं पर्टिकुलर बताता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी नोट मेकिंग नहीं करी। नोट मेकिंग मैं सिर्फ उन चीज़ों की करता हूँ एग्जाम से 1 महीना पहले, जो मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भूल रहा हूँ, या बेसिक किताबों में कोई फैक्ट अगर मैं भूल रहा हूँ, सिर्फ मैं उनको लिखता हूँ, और वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन नोट मेकिंग करना अब मैंने पर्टिकुलरली स्टार्ट करी है, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल अब मैं और भी स्टैंडर्ड बुक्स को उठाने लगा हूँ, जैसे सिर्फ तमिलनाडु तक पहले सफाइस हो जाता था, लेकिन अब मैं जैसे हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल दहिया और ऑक्सफोर्ड पढ़ता भी और आपको पढ़ाऊँगा भी। हमने एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी चेंज करी है 2022 में कि शंकर आईएएस से अब मैं नहीं पढ़ता ना पढ़ाता हूँ, अब मैं सिर्फ पीएमएफ आईएएस पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो चीज़ें जैसे जैसे वक्त के साथ साथ बदल रही है, तो हमें भी मतलब अब जैसे इकोनॉमिक्स है, हम सिर्फ नितिन सिंघानिया से नहीं कर रहे हैं, सीबी सचदेवा से भी कर रहे हैं, फिर एनसीईआरटी से भी करेंगे, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर तक जाएंगे। लेकिन हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में रिवर्स प्रोसेस अपना रहे हैं कि हमने पहले लक्ष्मीकांत और नितिन सिंघानिया को पकड़ा, उसके बाद हम नीचे गिराते गिराते लेवल करते करते पॉलिटिकल साइंस में 6th क्लास पर आएंगे, और इकोनॉमिक्स हमारी ज़िंदगी में 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है। नॉर्थ इंडियंस की लाइफ में तमिलनाडु ये एनसीईआरटी में 9th चैप्टर होता है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम बस उसको एक बारी सरसरी निकाह से देखते हुए बच जाएंगे कि हमारा कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है जो हमारे मेंस या प्रीलिम्स में काम आ जाए, बस उस लिहाज से हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी अलग अप्रोच होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंसाइट्स देने की बात करता हूँ कि इस पेपर से आप क्या सीख सकते हो। सबसे पहले रियल पेपर देखते हैं, कुछ ऐसा आया पेपर। देखो, ऐसे का जो पेपर था, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ना फिलोसफिकल बातें करना बहुत पसंद करता हूँ, यानी कि आपने ये टोन और मेरी क्लासेस में ये वाली चीज़ पकड़ी होगी कि मैं किसी भी छोटी सी बात को ना उसके ऊपर मैं प्रवचन बहुत बड़े बड़े दे सकता हूँ, मैं इतनी बड़ी बात कर सकता हूँ। और ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाए
इसलिए मैं आपको 12th क्लास की साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैं आपको मैंने बोला था एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी का रोल क्या है। आप इस पेपर को ध्यान से देखना, जो बातें हम वहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल ले लेकर करते हैं, जो एग्जांपल मैं आपके साथ हमेशा साइकोलॉजी या फिर दूसरी क्लासेस के अंदर कनेक्ट करते करते गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हनीमून, सेक्स, रोमांस, किस, जो भी ये मैं बातें करता हूँ, ये इंसान की फिलॉसफी को डेवलप करते हैं कि एक छोटी सी चीज़ को बंदा कितना ज़्यादा कनेक्ट करके मतलब सोच सकता है। ये चीज़ें अगर किसी पर्सन के अंदर हैं, वो कितनी भी जीएस के अंदर उसका ऑप्शनल कितना भी तगड़ा हो, ऐसे के पेपर जो है वो उसे इस बात पे सोचने पे इस साल मजबूर कर देगा कि क्या उसे 10% मार्क्स भी मिलेंगे ऐसे के पेपर के अंदर कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसे का पेपर इस बारी दोनों के दोनों सेक्शन और हर एक क्वेश्चन 100% फिलोसफिकल था नेचर के अंदर। 6 क्लास से 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, 10 साल के अखबार, यूट्यूब की कोई भी वीडियो, कोई भी फिल्म, कुछ भी काम नहीं आ रही थी यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इन सबको अगर बंदा फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल नेचर से देखता है तो बहुत कुछ लिख सकता था, लेकिन उसके लिए दिमाग में शोर नहीं होना चाहिए पर्सन के। तो ऐसे का पेपर इस बारी वही अटेंड कर सकता था जिसका मेडिटेटिव माइंड होता, अगर जिसके दिमाग में शोर नहीं होता। प्रूव करता हूँ इस बात को, क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 टॉपिक थे सेक्शन ए में से कोई भी 4 टॉपिक दे रखे होते, कोई भी एक कर लो। बी में 4 दे रखे होते हैं, कोई भी एक कर लो। यानी कि एक ऐसे ऊपर से उठाना था, एक ऐसे नीचे से उठाना था और 1000 से 1200 शब्दों में लिखना था। ऐसे एक ऐसा समंदर होता है, या ओवरऑल जीएस एक ऐसा समंदर होता है जहाँ पर आपको एक आइलैंड की तरह पॉइंट आउट कर दिया जाता है। अब चाहे आप तैर कर जाओ, चाहे बोट पर जाओ, चाहे शिप पर जाओ, चाहे जेट स्की का इस्तेमाल करो, चाहे उड़ कर जाओ, चाहे किसी वेल या मछली या मगरमच्छ को पटा लो, उसकी पीठ पर बैठ के जाओ, आपकी मर्जी। यानी कि ऐसे में खाली शीटें पड़ी हुई है, हमारे विचारों का कितना ज़्यादा हम स्ट्रक्चर उसको कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम उसे फैला कर देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर काम आती है। इसलिए मैं जब भी कहता हूँ कि हर चीज़ को हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और मैं तमिलनाडु, एनसीईआरटी खींच कर जो एक एक टॉपिक को आराम आराम से समझाता हूँ, ये चीज़ें ऐसे के पेपर ने इस बार प्रूव करिए कि आराम आराम से सोच समझ के करने का एग्ज़ाम है यूपीएससी, भागने का एग्ज़ाम नहीं है। अब बहुत सारे धुरंधर होंगे 6 अटेम्प्ट वाले जो कि एनसीईआरटी और उन सबको लक्ष्मीकांत वगैरह वो चार्ट रखे होंगे, ऐसे के पेपर को देखकर आज उनकी तशरीफ फट गई होगी। पहले क्वेश्चन देखो, नंबर 1, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अब बंदा क्या फॉरेस्ट को लिखेगा, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को लिखेगा, या फिर जिसका एग्रीकल्चर ऑप्शनल होगा, या जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहा होगा। यहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जिसके दिमाग में अगर शोर नहीं है, तो अब इसको दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करो ज़रा। जो जंगल हैं, जो वन हैं, पूरे के पूरे पेड़ पौधे हैं, जो फ्लोरा है, फौना है, ये सबसे बेस्ट केस स्टडी हैं इकोनॉमिक एक्सीलेंस की। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हमें इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके लिखना था, और हमें यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है कि फॉरेस्ट को आप लेकर चलो। फॉरेस्ट के अंदर लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से हमारी थोड़ी सी नॉलेज पीएमएफआईएस की एक अच्छी तरीके से लेवल पे, और इकोनॉमिक एक्सीलेंस मतलब हम लोग आईआर के लेवल पर जाते जाते ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ प्लस नितिन सिंघानिया कोर मैक्रो कंसेप्ट्स, इसके साथ साथ अपनी इंडियन इकोनॉमी की बातें, और वर्ल्ड इकोनॉमी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईआर यानी कि ग्लोबलाइजेशन की बातें, ये कनेक्ट करके आराम से पर्सन अगर अलग अलग डायमेंशन के अंदर सोचें, जैसा कि कीवर्ड होता है सीपल, अलग अलग डायमेंशन निकलो, या फिर आप स्टीपल भी कह सकते हो उसको, STEPAL, यानी कि सोशल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, पॉलिटिकल एंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, लीगल एंगल। आप ऐसे कोई भी एब्रीवेशन अपनी बना सकते हो कि अलग अलग कौन कौन से एंगल से आपको अपने एग्जाम मतलब ये पैराग्राफ चेंज कर करके लिखने हैं। यहाँ पर जो चाहो तो कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर स्टार्ट कर सकता था, ऐसे कोई कहानी बनाकर, एनेक्डोट बनाकर स्टार्ट कर सकता था। जैसे मैं एक या कोई भी एक पर्सन, मिस्टर जॉन एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, इंडिया आए, उन्होंने सरकार को बहुत सारे पैसे दिए, ठेकेदारी ली, और जंगल में एक लकड़ी काटने का ठेका लिया। लकड़ी काटते काटते उनको एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर रेड सेंटर्स के कुछ पेड़ थे,
उन्होंने वो काटे, उसको चाइना में बेचा और अरबपति वो हो गए। लेकिन जिस देश में, जिस रीजन में, जिस जंगल में वो लकड़ियाँ काटी, वहाँ के जो लोग थे, ट्राइब थे, उनकी कंडीशन वही की वही थी। बाहर से कोई पर्सन आया, जंगलों को उसने यूटिलाइज करा और अपनी इकोनॉमिक एक्सीलेंस अचीव करी। ये एक एनेक्डोट, एक कहानी आपने मन घड़त बनाई, इसके बाद आप अपने ऐसे के फ्लो को खींच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि यूपीएससी कभी इस लेवल तक जाके क्वेश्चन पूछेगा। पोएट्स, जो पोएट्स हैं, दे आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्स को मान्यता इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है दुनिया में, विभिन्न कोनों में। यहाँ पर पर्सन जो है थोड़ा सा अपना एंगल लिख सकता है कि हाँ ठीक है, मानते हैं कि इनको नोबेल प्राइजेस या फिर जो दूसरे पुरस्कार होते हैं लिटरेचर की फील्ड में, उन सब से नवाजा जाता है, लेकिन इनकी जो शक्तियाँ हैं ना कि दे आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको इस चीज़ को प्रूव करना था। ठीक है, इस चीज़ को आपको प्रूफ करना था, दे आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं अगर होता ना, मुझे बेसिक रहना बहुत पसंद आता है। मैं छठी क्लास की अपनी एनसीईआरटी पे इसका दिमाग दौड़ाता, एंशियंट इंडिया के किसी एम्पायर पे जाता, मौर्य या फिर गुप्ता या फिर इवन मेडिवल पे जाकर आमिर खुसरो पे जाता। मैंने एक चीज़ सिखाई थी आप लोगों को, पोएट कभी भी ना, जब कोर्ट पोएट होता था, वो बुराई नहीं करेगा कभी भी किसी की भी, वो तारीफ़ ही करेगा अपने राजा महाराजा की, ताकि ये नाम मिले और वो मिले। तो यानी कि अगर कोई बोल दे, कोई तारीफ़ में कोई पोएट अगर किसी सल्तनत के जो सुल्तान हैं अगर उसके लिए अगर बोल दे, ठीक है, तो इसका मतलब जो वो खुश होकर जो वो निर्णय ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, अपने आप को इतना जो ऊंचा समझ रहा है, उसको अपने प्यारी प्यारी लाइनों से जो नचा रहा है, वो पोएट ही नचा रहा है। तो दे आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये तो इससे एक झलक दी है मैंने अभी आपको। धीरे धीरे करके आपका नॉलेज बेस जैसे ही बढ़ेगा और इसमें आप और भी चीज़ें समझ सकते हो, यानी कि आप कंटेम्प्रेरी 2022 की चीज़ें लाकर, इवन आप एंशियंट हिस्ट्री में जाकर जहाँ जहाँ आपको पोएट की झलक हिंदुस्तान में या कहीं पर भी देखने को मिलती है, तो आप ये कर सकते हो। क्योंकि पोएट एंड पोएटिस का जिक्र रहता ही है, उसको कोई नहीं वो कर सकता, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकता। तीसरा, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। कनेक्शन, इतिहास एक युद्ध भूमि को दर्शाता है जिसमें हर वो इंसान जीता है साइंटिफिक मैन के द्वारा, और विजय किसके ऊपर प्राप्त करी है? ओवर द रोमांटिक मैन। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये कम्प्लीटली फिलोसफिकल है। यहाँ पर बात हिस्ट्री की हो रही है, मानता हूँ कि हिस्ट्री इज़ अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज। आप ये चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे जैसे युद्ध हैं। अगेन मैं होता तो बेसिक तरीके से कुछ ऐसे युद्ध लिखता, जब युद्ध में एक पर्सन का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने सब कुछ त्याग दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, यानी कि यहाँ पर रोमांटिक मैन अगर जो है ना, मतलब इसके समझने के बहुत सारे एंगल, इसमें कोई ऐसे मैंने बताया कि ऐसा समंदर है, भाई मुझे टापू तक अपने पहुँचना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जैसे मर्जी पहुँच जाओ, मैं जैसे मर्जी पहुँच जाऊँ, मुझे बस पहुँचना है, कोई भी रास्ता मैं ले लूँ। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान में ना, चाहे वो कितना भी शासक हो, उसको जीतने का शौक़ हो, जीतने की भूख हो, उसका एक दिल होता है जो कि उसे समझाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इंसान के पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो इंसान को ना उसको चेंज कर देती हैं, गलत कदम नहीं लेने देती हैं। जैसे कलिंगा युद्ध, मैं इसके बारे में ज़रूर जिक्र करता अगर यहाँ पर मैंने लिखा होता, अगर ये ऐसे। कलिंगा युद्ध के अंदर अशोका ने जब लाखों महिलाओं को और बच्चों को अनाथ और विधवा होते हुए देखा, उसने तलवार त्याग दी और उसका जो टेम्परामेंट था वो रोमांटिक मैन का बन गया। क्या बुद्धिस्ट उसने
प्रोपोगेशन करी, बाहर गया, वो गया, अपने बच्चों को भी भेजा श्रीलंका वगैरह। यानी कि ये मैं एक एक एंगल आपको देते जा रहा हूँ। मैं अभी ना हाई लेवल की बातें और पूरा डेप्थ में घुसकर इसलिए बात नहीं करना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप फाउंडेशन कोर्स जो जितने लोग हो, अभी आप मेरे साथ 2.5-3 महीने से ही कनेक्टेड हो और उसमें भी अभी आपकी रिवीजन चल रही है, आपको बहुत कुछ सीखना है। इंटरकनेक्टेडनेस ना धीरे धीरे अपने आप ही बन जाएगी। सबसे पहले तो जब ये पेपर ऐसा कभी भी आपके सामने आए, टेंशन मत लिया करो। आप अगर ध्यान से देखो तो मुस्कुराओ उसको देखकर। पता है क्या मुस्कुराओ? कि भैया क्या, आई लव यू यूपीएससी यार, क्या गेम खेला है तूने। आज जिसकी 8वीं अटेम्प्ट 6ठी अटेम्प्ट है वो भी मेरे साथ आके एक ही नाव पे बैठा हुआ है जिसकी पहली अटेम्प्ट है। उसको भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता। तो इसका मतलब जो मैं लिखूंगा यूपीएससी को वो भी सुनना पड़ेगा, जो वो लिखेगा उसको भी सुनना पड़ेगा, और यूपीएससी को दोनों का ही नहीं पता क्योंकि यहाँ पर नॉलेज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की ना जजमेंट लिखनी है ना वो लिखनी है, यहाँ पर सिर्फ विचार होंगे। और यहाँ आप हमेशा जानते हो कि विचार ना कभी भी उम्र के हिसाब से नहीं आते, ना कभी भी किसी पर्सन को नॉलेज है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट हो वो एक फरारी बना के खड़ी कर पाएगा जिस पे कभी जंक नहीं लगेगा या जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी। कोई ऐसी गारंटी नहीं होती। और हो सकता है बगल का मैकेनिक जो कभी स्कूल नहीं गया हो, जिसने कभी किताब ना देखी हो, सीधी लकीर नहीं खींच सकता हो, वो हर एक गाड़ी ठीक कर दे फटाफट। उसकी क्या कहते हैं, कारीगरी ऐसी हो सकता है वर्साचे लुई विटॉन के अंदर जाकर या मान्यवर के अंदर जाकर शादी का आप कोट ना सिलवा पाओ, लेकिन कोई दर्जी हो आपके जो गली में लोकेटेड हो, वो बुढ़ा हो, लेकिन क्या आंखों से देखते ही पैनी नज़रों से वो बता दे कि गला कितना बनेगा, बाजू का साइज़ कितना होगा। यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड करिए इस बार यूपीएससी ने ऐसे के अंदर। गेम चेंजर यही होगा जिसके दिमाग में शोर नहीं था। मैं इसलिए ऐसे की डिस्कशन कर पा रहा हूँ। वही पर्सन इस बारी आईएएस आईपीएस और आईएएस बनेगा। इस बारी तुम चारों पेपर देख लेना, बहुत सिंपल आएंगे। 100 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो हैं, 100% जो पेपर होगा किसी न किसी सोर्स से मिल जाएगा। पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, जो रट्टू तोते होंगे कैसे भी होंगे वो सब कुछ कर लेंगे। एक एक नंबर की ऊपर नीचे पोजीशन सिर्फ ऐसे के अंदर खिसकेगी। ये गेम चेंजर पेपर तुम देख लेना। ऑप्शनल का पेपर बहुत सिंपल आएगा, एथिक्स का पेपर तक सारे के सारे पेपर सिंपल आएंगे इसमें। लेकिन लोग क्या करा यूपीएससी ने, मैं इसलिए कहता हूँ शोर मिटाना दिमाग से क्यों कम है। पहले ही पेपर के अंदर तशरीफ फटकर आ गई आज लोगों की। अब कल पेपर है, फिर क्या कहते हैं GS1, और अभी शाम को 2 था, कल 3, फिर 4, फिर कुछ दिन की छुट्टी, फिर ऑप्शनल पे वो करके हफ्ता निकला यूँ चुटकी बजाते बजाते। यूपीएससी भी क्या लिख कर आए क्या कर आए, क्योंकि दिमाग के अंदर ऐसे का पेपर ही घूम रहा है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर से निकलकर बंदे का मतलब ही नहीं बनता किसी को कहने का, लेकिन हर कोई यही कहेगा भाई ऐसे के पेपर ने तो फाड़ दिया, ऐसे के पेपर ने तो बहुत गलत। तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि ऐसे का पेपर तुम्हारा सही है कि गलत किया है? कौन डिसाइड कर सकता है? ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, रोमांटिक मैन, साइंटिफिक मैन, पोएट जो है, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर, कौन बता सकता है? विजन आईएएस बताएगा कि जीएस स्कोर बताएगा? लिखो, विजन आईएएस के सारे टीचर या जो भी हैं, ओनली आईएएस के सुमित सर वगैरह, जाओ सारे लोग जाओ, रोमन सैनी जाओ, अन अकेडमी के जाओ, सारे लोग जाओ, धुरंधर जाओ, सबके सब। तुम लोग तो बहुत ज्ञानी हो ना सारे के सारे, तुम लोग बैठते यूपीएससी में, तुम लोगों में से किसी न किसी की तो सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी अगर तुम्हारे इतने अच्छे विचार हैं। जो तुम्हें ये बोलकर दे सकता है कि ऐसे का पेपर ऐसा लिखना चाहिए था, वैसे लिखना चाहिए, तो वो पर्सन क्यों नहीं लिख रहा है फिर बैठ के? तुम्हें कैसे लिखकर खुद बच्चों को दे दो कि ऐसे लिखा जाता है इसको, ऐसे। इसलिए किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। जो क्वेश्चन होते हैं, हाँ भाई कुछ फैक्चुअल नॉलेज होते हैं, जो फैक्चुअल टीचर हैं वो आपको बता सकते हैं सोर्स से निकला ये पेपर, लेकिन ऐसा समंदर है, आपके पास लाखों ऑप्शन है, आप जो मर्जी रास्ता चुन लो, जो मर्जी आप रास्ता चुन लो। इट इज़ जस्ट लाइक ट्रेडिंग। आप इंडिकेटर लगा के कर लो, किसी की बात सुन के कर लो। कोई करोड़ों का माता है तो आप उसके पीछे पीछे घुस जाओगे, मुझे भी टिप्स दे दो कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। या तो आप अपना दिमाग लगा के खुद सीख लो और आप दूसरों को टिप दे दो। हर एक रास्ते से बस गेम क्या है, पैसा कमाना है। ऐसे ही ऐसे का पेपर था। उसके बाद अ शिप इन हार्बर इज सेफ। जब तक एक बोट, एक नाव अगर खड़ी है बगल में किनारे, हार्बर इन द सेंस कि ऐसे बंद करिए जो खड़ी रहती है शिप ऐसे करके, ये तब तक सेफ है। बट डैट इज नॉट वॉट शिप इज फॉर। यानी कि शिप यानी कि इसलिए, लेकिन इसलिए हार्बर पे खड़े होने के लिए बंदी है। ये एक मोटिवेशनल ऐसे है। इंसान हमेशा सेफ साइड खेलना चाहता है। वो ये चाहता है
ज़िंदगी में कुदरत मुझे सब कुछ दे दे, लेकिन हम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करें कि टेम्परेचर कोई और बर्दाश्त कर ले। मैं अगर होता तो इसका एनेक्डोट कैसे बनाता कि एक पानी जो कि चिल्ड है, चिल्ड पानी किसको पसंद नहीं है, अच्छा है, लेकिन अगर पर्सन से कहो कि इस पानी को गर्म करो, उसके लिए चाहिए पेशेंस। पेशेंस से ज़्यादा उस पानी को सबसे पहले हीट सहनी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं होता एनेक्डोट क्या बनाता, इंसान जीवन में सारे सुख सुविधाएं फैसिलिटी चाहता है, लेकिन वो हीट सहन नहीं करना चाहता, वही चाहता है हीट कोई और सहन कर ले, परीक्षा ना हो मेरी। लेकिन इंसान सक्सेसफुल अगर बनना चाहता हो तो सक्सेसफुल इंसान सेफ साइड में रहने के लिए, ठंडा पानी बनने के लिए तो बना नहीं है। यहाँ से मैं शुरू करता अपने ऐसे को कि इंसान जो है वो एक नाव की तरह, एक बोट की तरह होता है, चुनौतियाँ उसको सहनी चाहिए। जो मजबूत है, जो वेव्स है, जो एक बारी तूफान का सामना करके जो शिप आई है और वो शिप अगर बचकर निकली है, नाम सिर्फ ऐसी ही शिप का हो जाता है कि कैप्टन कहेगा मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम इस शिप को लेकर जाओ अगले तूफान के अंदर। इसने उतने बड़े तूफान को रोक लिया था तो इतने छोटे अलर्ट को तो वैसे भी रोक लेगा। मैं ऐसे एनेक्डोट बनाता, पहले तो एक पेज का अपना एनेक्डोट होता है, मतलब ऐसे के अंदर मैं सिखाऊंगा मन गढ़ंत ये कहानियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपका ऐसे का फ्लो आता है कि मैं जबरदस्ती यूपीएससी के एग्जामिनर को कन्विंस कर रहा हूँ, सर जी एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, पहले आप सुन लो, इसके बाद में बात करूंगा। जैसे फ़ोन पे कोई नहीं होता, हम दो पर्सन को नहीं जानते, ऐसे ही मैं भी नहीं जानता ये मेरा पेपर कौन चेक कर रहा है, तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ सर जी एक मिनट, मैं एक बार अपनी बात कर लूँ, मैं आपका इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा अगर आप मुझे बस 2 मिनट दे दो बोलने के लिए, आप खुद ही मेरी पूरी बात सुनोगे। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे सेक्शन 1 कंप्लीट। इनमें से कोई भी 4 में से कोई एक उठाना था। सेक्शन बी, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। छत की टॉप की मरम्मत तभी हो सकती है, ठीक है, रूफ कुछ भी बोलो, रूफ क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे है ना, टॉप जो है आपकी बिल्डिंग का कुछ भी है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। जब सब कुछ दिख रहा है, जब सब कुछ हो रहा है दिन के टाइम में, मतलब मैं पहले एक बात बता रहा हूँ, सूरज जब चमक रहा है, सारी मतलब उसकी जो किरणें हैं वो फैली हुई हैं, तब जो है रूफ को रिपेयर करने का टाइम है। यानी कि यहाँ पर ये वाली बात क्या है, ये भी एक प्रकार से थोड़ा बहुत इसके अंदर एक मोटिवेशन छुपी हुई है। अगेन इसके बारे में आपको कोई सही गलत नहीं बता सकता, ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, और मैंने कोई ये पहले से प्रिपेयर करके नहीं बैठा हूँ, मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। यानी कि अगर अपने लाइफ में एपेक्स पोटेंशियल को अगर किसी को बदलना है ना, तो जब आपको सारी सुख सुविधाएं वगैरह अगर आपके पास हैं, सारी अगर आपके पास रोशनी की किरणें हैं, तो वो बेस्ट टाइम है। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में, अब सूरज, यहाँ पर कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इस ऐसे में सूरज किसी को भी मान लो, मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे रोशनी दिखा रहा है, जब तक वो मेरी ज़िंदगी में है ना अगर अवेलेबल, जिस ज़माने में, जिस महीने, जिस साल वो मेरे साथ है, मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि यार ये मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनकर आ रहा है, एक उम्मीद की किरण है। और अब मेरी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, मुझे वो सिर्फ रूफ नहीं, पूरे के पूरे बेस से लेकर छत के टॉप तक मुझे वो पूरी ठीक करनी है, अपनी ज़िंदगी का पूरा पहलू ठीक करना है, इस बिल्डिंग को पूरी गिराकर नोएडा के ट्विन टावर्स की तरह मुझे दोबारा अपने आप को खड़े करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक रास्ता दिखाने वाला साथी एक है, और यहाँ पर अगर मैं होता तो मैं एनेक्डोट लिखता अर्जुन और श्री कृष्ण का, कि अर्जुन अर्जुन नहीं बन सकता था कभी भी, पोटेंशियल था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन श्री कृष्ण ने जो टाइम टू साथ निभाया, जो उम्मीद की किरण जगाई, दुनिया को फ्रीज कर दिया था, रोक दिया था, ज्ञान दिया, जो गीता का श्लोक जो दिए पूरे के पूरे, उससे एक नई राह जगाई। और तब अर्जुन ने अपने आप को रिपेयर करा, अपने आप को जाना कि नहीं, मेरी पत्नी को भरी सभा में उसका वस्त्र हरण किया गया और इतनी खरी खोटी सुनाई गई, हम लोगों को इतनी दिक्कत हुई, वनवास करना पड़ा। तो जब सूरज मिल गया तो फिर टेंशन क्या है, चमकता हुआ सूरज अगर कोई मिल गया, कोई उम्मीद की किरण मिल गई, तो टेंशन क्या है। तो यानी कि जब जब आपको उम्मीदें मिले तब वो टाइम आता है अपने आप को रिपेयर करने का। कुछ ऐसा बनाकर आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई सही गलत आपको बता ही नहीं सकता आज के इस ऐसे के पेपर के अंदर।
दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बता सकती, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके अच्छे विचार और दिमाग के अंदर शोर नहीं होगा, अपने आप आपकी कलम दौड़ते चलेगी। भरोसा रखो। होता क्या है, घर पे पेपर लिखना या बोलना और एग्ज़ाम के अंदर जाके कभी किसी के साथ ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो पेपर के अंदर बस वो होंठ के बीच में रख के पेन चूस रहा है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता, चाहे वो कुछ भी लिख कर आ रहा है। बचपन से हम देख रहे हैं, नर्सरी से पेपर देते देते वो करते करते जब मेरे 3.5-4 नंबर भी आते थे 9th क्लास के अंदर, तब भी मैं कुछ ना कुछ तो लिख कर आता ही था ना। तो इंसान लिख कर आता है, ठीक है। लेकिन ये वाले पेपर जिसके दिमाग में शोर होता है ना, मैं वही कह रहा हूँ बार बार एक ही बात, जिसकी साइकोलॉजी और फिलॉसफी स्ट्रांग नहीं है, उसकी हालत ख़राब रहेगी आज के पेपर के दिन। और अब वो ऑप्शनल तक के पेपर अच्छे नहीं कर सकता, उसका ये वाला अटेम्प्ट ख़राब हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ वक्त वक्त पे चुनौतियाँ। लोग क्या सोचते हैं, अरे जीएस के 1-2 पेपर नहीं आते तो क्या हो गया, 1-2 क्वेश्चन ही नहीं तो नहीं आएंगे, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, तो किससे क्या फ़र्क पड़ता है। यूपीएससी ने गेम ही चेंज कर दिया। लो भाई, पहले दरवाजे कोई तोड़ के दिखा लो, और कल से देखना जितने भी पेपर आएंगे, अभी 2 आ गया होगा मेरे ख्याल से, 5.5 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे हलवा पेपर होंगे, क्योंकि जब ये पेपर ही ऐसा आ गया, हर साल एक पेपर को टारगेट करती है यूपीएससी। दूसरा, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। दोबारा नहीं कूद सकते। सारी चीज़ें मोटिवेशनल है, देखो। यानी कि मैं होता तो क्या लिखता, ज़िंदगी में मौक़ों को ना हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कभी कभार कुछ मौके 2 बार नहीं मिलते हैं, दूसरी बार कभी कभार हो सकता है कोई मौका ना मिले, तो आप सेम रिवर में दोबारा 2 बार नहीं गिर सकते। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब मैं अगर इसका पैराग्राफ चेंज करूँगा, ज़िंदगी में अगर मुझसे एक बार कोई गलती हो गई है जिसका मेरे मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट है या ग्रज है, या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैं दूसरी बार वो कभी भी अपने आप को मार डालूंगा, लेकिन वो गलती कभी भी नहीं करने वाला दूसरी बार में। एक बार मैं नदी के अंदर गिर चुका हूँ, मैं दूसरी बार अपनी आंखों के अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता मैं। ये भी लिख सकते हो। इसको बनाकर जो जो कहानियाँ हैं, जो जो बातें हैं, जो वो प्रैक्टिकल चीज़ें आप लिख सकते हो। लोगों को लगता है कि यूपीएससी के पेपर के अंदर अरे ये सब बातें और ये फैक्चुअल कंटेंट, क्या लिखोगे फैक्चुअल कंटेंट, बता दो मुझे भी, कोई बता दो ज़रा, आ जाओ सारे सारे टीचर आ जाओ इंडिया के उठ के मेरे सामने, बता दो ज़रा क्या क्या लिखोगे। और खाओ अपनी माँ की, सारे लोग माँ की कसम, कि जो आप बता रहे हो उससे यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, खा लो अपनी माँ बाप की कसम। बता दो मुझे भी ज़रा, हिम्मत तो करके दिखा दो ऐसा। कोई कर ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है किसी के अंदर। यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, 2 मतलब निकलते हैं इसके, ठीक है। कि दूसरी बार आपको मतलब मौका नहीं मिलता, तो अब मौके को हाथ से मत जाने दो, और अगर कोई गलती वगैरह हो गई तो अपने आप को रोक सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद, और आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि दूसरी बार अगर जो चीज़ है कि यू मतलब आप नदी के मतलब उसमें जैसे आप घुस रहे हो, तो मतलब नदी लिखी हुई है इसमें तो, लेकिन अगर आप एक बारी किसी गलती में घुस रहे हो, तो दूसरी बार अगर उसको पर्सन करता है तो कहते हैं ना, गलती को गलती इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक बार होती है, दूसरी बार वो सिर्फ बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। अ स्माइल इज़ द चूजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्यूटीज। यानी कि इसमें कुछ नहीं करना था, एक सिंपल सी स्माइल ना बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। सारे ग्रज, सारे गिल्ट, सारे सब कुछ वो मिटा सकती है। यानी कि यहाँ पर अखबार कैसे काम आ सकता था या स्टैटिक बुक्स कैसे काम आ सकती थी, जितनी भी हम तमिलनाडु के अंदर जो, जैसे हम कल रात को वो पढ़ रहे थे ना, याद है वो एक बॉक्स था, जैसे राखी की वो बांधी जाती है राजपूतों के द्वारा, वो भाई बहन का काम कंसेप्ट पढ़ रहे थे हम। क्या कहते हैं, वो कौन था घोड़े पे भगा कर जो ले जा रहा था अपनी माशूका को, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम राजपूत, वो ये कौन कौन, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो एक स्माइल जो है ना, इट इज़ अ चूजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्यूटीज। मैं होता तो कैसे लिखता, एक गरीब आदमी इंसाफ मांगने एक आदमी, एक कलेक्टर के पास आया है, या फिर एक राष्ट्रपति के पास ही आया, मतलब मान लो मतलब वो करके किसी के कंधे पे बस हाथ रख के मैं अगर इतना बोलता हूँ, डरो मत मैं तो हूँ ना, मैं हूँ। आपने, एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं होता तो ये भी लिख देता, ऐसे के अंदर मुझे पता है कि किस हिसाब से खेला जा सकता है, ये तो मेरा बेस्ट ग्राउंड है। मैं यहाँ पर राउडी राठौड़ मूवी के बारे में लिख देता। जैसे ही वो आता है उस डिस्ट्रिक्ट में आईपीएस बनकर, तो जब वो
गन्ने की शॉप के किनारे जब वो किसी को मार रहा होता है, वो गुंडों से पंगा ले रहा होता है, तो एक वो लंगड़ा आदमी मतलब अच्छा होता है, वो डर जाता है कि तुम कौन हो, मतलब वो कहते आप साहब आप कौन है, आप पहली बार देखा, तो कहता मैं इस शहर का नया एसपी हूँ। तो वो हाथ पीछे खींच रहा कहता कोई बात नहीं, हाथ रखो, मैं तुम लोगों के लिए ही हूँ, मैं जनता का ही नौकर हूँ। यानी कि अगर एक स्माइल के साथ पर्सन आश्वासन दिलाते किसी को, गुस्से और क्रूर की पोस्ट नहीं है। मैं होता तो ये भी लिख देता कि गुस्से और क्रूर की पोस्ट नहीं होती, बड़ी बड़ी पोस्टें, सरकारी नौकरियां, सीएम या मुख्यमंत्री का पद, या फिर सांसद का पद, या फिर आईएएस आईपीएस का, कलेक्टर का पद। एक स्माइल जो होती है ना, वो लोगों को आश्वासन ये दिलाती है कि इस पर्सन के अंदर घमंड नहीं है, अकड़ नहीं है। तो पर्सन आपसे डर के, निडर होकर पूरी पूरी आपको ये बात बताता है आपको। और बात हमेशा इंसान सच्चे दिल से तभी बता सकता है जब वो आपको ना बहुत कोई अपना माने, मतलब एक तरीके से। अगर उसके अंदर डर होगा या रिस्पेक्ट ओवर ज़्यादा होगी, और रिस्पेक्ट डर की वजह से होगी, कभी पर्सन अपनी पूरी बात कभी भी नहीं बता पाएगा। और यहाँ पर आप चाहो तो एग्जांपल ट्रांसजेंडर का लिख सकते हो कि कोई डरा हुआ है या कोई भी कुछ आया है, या मतलब मान लो आप ये भी लिख सकते हो कि स्माइल के साथ अगर किसी से कोई गलती हो गई, मैंने एक चोर पकड़ा, मान लो कोई चोर है या कुछ भी है, तो अगर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, स्माइल के साथ उस बात को जाने दो। आप यहाँ पर गरज का एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैं होता तो पर्सनल लाइफ में जाकर अपनी ब्रेकअप का एग्जाम्पल लिख कर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ओपन पेपर है। और लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस, it does not mean that any of them it does not mean that any of them has to be right। ज़रूरी नहीं है अगर मेरे पास चॉइस है किसी चीज़ की या बहुत सारी चीज़ों की। चॉइस तो हमेशा यही होता है कि माई चॉइस इज अवेलेबल फॉर मी, यानी कि मेरे पास ऑप्शंस हैं। डज नॉट मीन डैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट, क्या पता उनमें से कोई भी सही ना निकले। तो यहाँ पर क्या है कि पहले आपको ना इस पैराग्राफ को, मतलब इस ऐसे को नेगेटिव लेकर जाना है कि सारे ऑप्शन हो सकता है जो पर्सन सोच रहा हो। कभी कभार बहुत सारे डिसीजन पर्सन की लाइफ में गलत हो जाते हैं। पर्सन बहुत कुछ सोचकर चलता है, बहुत सारी उसके पास चॉइसेस अवेलेबल रहती हैं, वो सारे गलत हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते आप इसमें कंक्लूजन ये करोगे, कंक्लूजन आप पॉजिटिव करोगे अगर पर्सन अपनी, यही वही वाली बात। देखो एक बात बताता हूँ मैं, यूपीएससी ने इस बारी क्या करा है कि ऐसे के बड़े सारे टॉपिक्स के अंदर आंसर छोड़ रखे हैं, आंसर छोड़ रखे हैं नेक्स्ट ऐसे को लिखने के। जैसे आप देख रहे हो जितनी भी बातें मैं इस सेक्शन बी में करे जा रहा हूँ, इनका कहीं ना कहीं लिंक ये इससे है। मतलब छठे का लिंक पांचवें से है, सातवें का लिंक कोई छठी की बात से है, और आठवें क्वेश्चन का लिंक कोई सातवें क्वेश्चन की बात से। देख लो, इस्माइल, दूसरी बार गलती ना करना, कोई सूरज की किरण मिलना, ग्रजेस मिटाना, जस्ट बिकॉज मेरे पास चॉइस है, तो मतलब वो चीज़ क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये डजेंट मीन के सारे ऑप्शंस मेरे पास राइट ही होंगे या मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप पॉजिटिव वे में इसको कंक्लूड कैसे करोगे कि पर्सन अपनी बाद में गलतियाँ करते करते सीख तो सकता ही है ना, अपनी गलतियों से सीख तो सकता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, अगर मैं होता तो क्या करता, अगेन मैं एंशंट और मेडिवल के किसी राजा और उसको डेप्थ में जाकर जिसको मैंने पढ़ा था उसको मैं उठाता, और फिर मैं ये लिखता कि चॉइस अगर आपके पास अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं वो सही हो, तो इसमें मैं ये लिखता कि एक राजा जो बार बार मतलब अलग अलग किसी को मारने की या किसी किंगडम को हराने की सोच रहा है, उसने सारे विकल्प अपना लिए, लेकिन हो सकता है उसकी डायनेस्टी फिर भी ना टिक पाई हो। लेकिन जब उसको कुछ टाइम के बाद अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो, उसने आपको बनाया हो, उसके काबिल बनाया हो, तो ये वाली चीज़ है कि वो दोबारा उठ कर आया हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के ऊपर बहुत ट्रस्ट करा, मलिक कफूर के ऊपर बहुत ट्रस्ट करा, चॉइस थी उसके पास, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली खुद का मर्डर करके वो हो गया। तो ज़रूरी नहीं है चॉइस ठीक निकली हो। तो यानी कि इंसान को हमेशा, यहाँ पर अगर एक वर्ड लिखता तो मैं ये ज़रूर लिख कर आता कि इंसान को अपना हमेशा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या वो सही कर रहा है, क्या सारे लोग जो कि उसकी ज़िंदगी में है वो ट्रस्टवर्दी हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, पर्सनल लिख सकते हो, हिस्टोरिकल लिख सकते हो, कैसे भी करके लिख सकते हो। दिस वॉज द ब्रीफ झलक ऑफ ऐसे पेपर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।